नमस्कार, सुबह के 11 बज चुके हैं। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। हम फिर हाजिर हैं धुआंधार खबरों का ताजा तरीन बुलेटिन लेकर। अगले 1 घंटे तक खबर जहां होगी, जैसी होगी, आपको मिलेगी अभी अभी। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना, चाहे हो कोई शहर, हर बड़ी खबर नॉनस्टॉप पहुंचेगी आप तक। आज खबरों में बात करेंगे, संसद में चढ़ावा चोरी और पेपर लीक के बाद अब किन किन मुद्दों पर विपक्ष ने की है हंगामे की तैयारी। जेपीएससी लीक कांड में अब कौन सा नया खुलासा हुआ है। एग्जाम करवाने वाली कंपनी टीडीपीएल क्यों इतने सवालों में है। यूपी असेंबली में योगी ने कैसे सपा को निशाने पर लिया। सांसद पप्पू यादव पर क्यों प्रयागराज में दर्ज हुई एफआईआर। कश्मीर में कहां फटे बादल, कहां मिलावटखोर मसालों में टेल्कम पाउडर मिलाते पकड़े गए, आपको बताएंगे। सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा की ये तस्वीरें लाइव आपके सामने। श्रीमान रामदास पंडू अफवाले जी नारेबाजी करना संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए आप आओ, विचार व्यक्त करो, प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो। महत्वपूर्ण विभाग, रेल के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। कई मान्य सदस्य मुझे सदन में आकर मिले हैं कि हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हैं, हमें प्रश्न पूछने दिया जाए, और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं। आप लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा करें। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। बड़ी खबर आपको दे दी, लोकसभा से लोकसभा की कार्रवाई 11:01 पर ही स्थगित हो गई दोपहर 2 बजे के लिए। लगातार विपक्ष की तरफ से हंगामा हो रहा है। विपक्ष ये चाहता है कि जो लाठीचार्ज हुई छात्रों पर जंतर मंतर पर, जो पैलेट गन चली, उस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह के जवाब से कम पर वो मानने के लिए तैयार नहीं है। लगातार हो रहे हंगामे के बीच लोकसभा की कार्रवाई को आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा की कार्यवाही जबरदस्त हंगामे के बीच एक बार फिर से हंगामे की भेंट चढ़ गई है। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दरअसल विपक्ष लगातार सदन में नारेबाजी कर रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तरफ से बार बार विपक्ष को यह समझाया गया, ये बताया गया कि सदन नारेबाजी के लिए नहीं है, सदन में जनता के सरोकार के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जब विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा तो महज 1 मिनट के अंदर लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा और 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। दरअसल विपक्ष लगातार गृह मंत्री अमित शाह को सदन में आने के लिए कह रहा है, बार बार ये मांग कर रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह को सदन में आकर ये बताना चाहिए कि जंतर मंतर पर बच्चों के ऊपर अगर लाठीचार्ज हुआ था तो वो किसके आदेश पर हुआ था। इसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर राम मंदिर का जो मुद्दा है वो भी विपक्ष उठा रहा है। बड़ी खबर आपको दे दी, संसद भवन में राहुल गांधी और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की मुलाकात हुई है। राहुल गांधी विपक्ष के जहां नेता हैं तो वहीं किरण रिजिजू के पास कार्यभार संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर है। गतिरोध को खत्म किया जा सकता है अगर राहुल गांधी बतौर विपक्ष के नेता मान जाते हैं संसद को सुचारू रूप से चलाने में, और अगर किरण रिजिजू उनको मना पाने में कामयाब हो जाते हैं तो गतिरोध खत्म हो सकते हैं। इस बैठक में प्रियंका गांधी वाड्रा की भी मौजूदगी है। देखना यह होगा कि इस मुलाकात का निष्कर्ष क्या निकलता है, किन मुद्दों पर चर्चा चल रही है। जहां तक बात रही विपक्ष की, तो विपक्ष लगातार ये कह रहा है अमित शाह को जवाब देना चाहिए। पैलेट गन चली, आंसू गैस के गोले चले, लाठीचार्ज हुआ, और ये किसके आदेश पर हुआ, इस पर वो गृह मंत्री से बयान चाहते हैं। विपक्ष के सांसदों ने आज संसद परिसर में प्रेरणा स्थल पर गांधी प्रतिमा से लेकर मकर द्वार तक मार्च निकाला। इस मार्च में राहुल, प्रियंका और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के अलावा तमाम विपक्षी दल शामिल हुए। पिछले कुछ दिनों से विपक्षी सांसद अमित शाह के साथ साथ राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़े बैनर पोस्टर के साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन आज अमित शाह जवाब दो के बैनर के साथ विपक्ष ने मार्च भी किया। बाद में समाजवादी पार्टी ने अलग से चढ़ावा चोरी वाला प्रोटेस्ट भी किया। आज भी दान पेटी लेकर समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं वो पहुंचे और फिर उसमें दान डाला गया, और जो मार्च निकाला गया है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। बड़ा सा बैनर विपक्ष के
के साथियों ने पकड़ा है और लिखा है कि गृह मंत्री अमित शाह जवाब दो, अमित शाह जवाब दो। ये नारेबाजी लगातार की जा रही है जब से सदन की कार्यवाही शुरू हुई है। देखिए, इस मार्च को लीड कर रहे हैं राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं और इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और विपक्ष के तमाम सांसद इसमें शामिल हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि जब तक गृह मंत्री अमित शाह सदन में नहीं आते हैं तब तक वो ये नहीं बताएंगे कि आखिरकार पैलेट गन किसके आदेश पर चली, बच्चों पर लाठीचार्ज क्यों हुआ, हिंसक तस्वीरें देखने को क्यों मिली, तब तक सदन नहीं चल पाएगा। और इसी गतिरोध को खत्म करने की कोशिश लगातार सरकार की तरफ से की जा रही है। अब जो बैठक चल रही है, अब जो मुलाकात हो रही है नेता विपक्ष राहुल गांधी की केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू के साथ, अब देखना होगा क्या उससे कोई हल निकल पाता है, क्या सदन की कार्यवाही चल पाती है। जो इंपॉर्टेंट बिल लाने की बात सरकार कर रही है, क्या वो बिल सदन में आ पाते हैं या नहीं आ पाते हैं। फिलहाल विपक्ष का रुख तो यही है कि जब तक अमित शाह सदन में नहीं आएंगे तब तक सदन की कार्यवाही नहीं चल पाएगी, जब तक पैलेट गन पर उनकी तरफ से जवाब नहीं दिया जाएगा तब तक सदन की कार्यवाही नहीं चल पाएगी। संसद परिसर का इलाका हो चाहे सदन के अंदर का इलाका हो, हर जगह हंगामा ही हंगामा देखने को मिल रहा है। संसद में आज भी जबरदस्त हंगामा होगा, इसी के आसार अभी फिर से नजर आने लगे हैं और विपक्ष संसद परिसर में इस वक्त मार्च करता हुआ नजर आ रहा है। तमाम जो नेता है विपक्ष के वो इसमें शामिल है और लगातार हम देख रहे हैं कि जब से संसद की शुरुआत हुई है सदन में लगातार हंगामा किया जा रहा है और ये देखिए कि किस तरह से तमाम जो सांसद विपक्ष के वो यहाँ पर फिर से राहुल गांधी, धर्मेंद्र यादव, तमाम जो नेता है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखिए, ये अमित शाह जवाब दो का बैनर लिए हुए इन्होंने पूरा जो मार्च है वो यहाँ पर कर रखा है और विपक्ष के जो नेता है उसमें समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, दूसरे जेएमएम के नेता हो, प्रियंका गांधी भी यहाँ पर नजर आ रही है। देखिए, प्रियंका गांधी भी यहाँ पर मार्च में शामिल होती हुई दिखाई दे रही है। तो तमाम जो नेता है वो नारेबाजी करते हुए यहाँ मकर द्वार पर रोजाना हम इसी तरह की जो स्थिति है वो देखते हैं कि यहाँ नेता आते हैं। पहले समाजवादी पार्टी के नेता कई दिनों से हम देख रहे थे कि हंगामा करते नजर आए और वो लगातार चंदा चोरी, जो चढ़ावा चोरी का इशू है वो उठाते हुए दिखाई दे रहे थे और आज पूरी तरीके से विपक्ष एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहा है और नीट मामले पर जो लाठीचार्ज जिस तरह से हुआ, छात्रों पर यह आरोप लगाते विपक्ष अमित शाह से जवाब मांग रहा है और कह रहा है कि अमित शाह जवाब दो। बैनर लेकर आज राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी समेत तमाम विपक्षी सांसदों के जो सांसद है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। बड़ी खबर दे दी, प्रियंका गांधी ने अमित शाह पर एक बार फिर अटैक किया। पैलेट गन चली, किसने ऑर्डर दिया, जो पद पर है उनकी जिम्मेदारी बनती है, जिम्मेदारी लेना देश की परंपरा रही है। संदेश ये है कि जो पद पर आसीन है उसकी कुछ जनता के प्रति जिम्मेदारियां होती हैं। ये लोकतंत्र है, ये तानाशाही नहीं है, ये किसी का राज दरबार नहीं है। तो अगर कुछ हुआ है, बच्चों पर गोलियां चली हैं, पैलेट गन चलाई गई हैं, क्या नाम है वो, टीयर गैसिंग हुई है, लाठी चार्ज हुआ है, तो किसी की जिम्मेदारी है ना, किसी ने तो ऑर्डर दिया होगा, तो जिम्मेदारी लें अपनी। यही परंपरा रही है इस देश की। अब देखिए, प्रियंका गांधी के साथ साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार पर अटैक किया और कहा कि प्रधानमंत्री और अमित शाह सदन में आए, संसद में चर्चा होगी तो हल निकलेगा। इतने दिन हो गए, अंदर आना नहीं चाहते हैं, हम संसद में चर्चा के लिए तैयार हैं। मांग यही है, प्रधानमंत्री सदन में आए, होम मिनिस्टर सदन में आए, अपना बयान दे, डिस्कशन हो जाए। वी आर रेडी टू टेक डिस्कशन। अगर डिस्कशन हुआ तो इस हल निकलेगा ना। अगर डिस्कशन नहीं है तो वो घर में बैठ के बात करेंगे, घर में सो जाएंगे। ये कैसा हो जाता है? ये पार्लियामेंट है, इसको वो तो डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। ये अंदर आना नहीं चाहते। इतने दिन हो गए पार्लियामेंट शुरू होके,
अंदर आके बयान देने को इनको क्या हो गया? ये क्या मुक्के है, बहरे हैं, क्या है? कल राज्यसभा में भी आपने काफी गहमा-गहमी यही से उठाए हम तैयार है ना डिस्कशन के लिए, तुम क्यों नहीं आ रहे? राहुल गांधी पर गिरिराज सिंह ने अटैक किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि ज्ञान ना बांटे राहुल गांधी, छात्रों के बीच गुडविल उनकी जीरो है, राहुल जैसा लीडर ऑफ ऑपोजिशन कहीं ना हो। ये देहात की कहानी है। अपन बियाह ने सूरदास के बरतुहारी हमारे बिहार में। अपना तो छात्र इनको पूछा नहीं, ज्ञान मत बांटे, अपना देखें, दूसरे के ऊपर ज्ञान मत बांटे। राहुल गांधी जैसा दुर्भाग्यपूर्ण एलओपी भगवान न करे किसी फेज में हो। ये देश एक से एक महान एलओपी देखा है। मैंने इनसे कहूंगा कि उससे कुछ शिक्षा लीजिए, आप अपना जरा रेटिंग करा लीजिए समाज में कि आपको इस छात्रों के आंदोलन में आपका गुडविल जीरो था। आप ज्ञान मत बांटिए। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में वार पलटवार जारी है। इस बीच सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा है कि अर्थव्यवस्था से जुड़ा हर मुद्दा उठाएंगे। E20 देश को बर्बाद कर रहा है, E20 भी जेन ज़ी से जुड़ा मुद्दा है। आस्था से जुड़ा हुआ मामला और अर्थव्यवस्था से, लोगों की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला उठाया जाएगा। हर मुद्दे को उठाया जाएगा, चाहे इसमें E20 पेट्रोल का बात हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंजन्स को बर्बाद कर रहे हैं। ये पेट्रोल और माइलेज भी बहुत कम मिल रहा है और ऐसी सरकार ने कोई भी गाइडलाइंस नहीं दी है कि जो कंपनीज है वो इसको स्वीकार कर रही है। तो या तो वो प्रमाण पत्र दे, कंपनी स्वीकार करिए कि E20, E30, 40 जो सरकार सोच रही है आगे लाने के लिए कि ये इन इंजन्स में हम लोग यूज कर सकते हैं, तो हम यूज करेंगे। नहीं तो क्योंकि आम इंसान की आर्थिक व्यवस्था को खराब कर रहा है कहीं ना कहीं, तो ये भी जन जन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब समाजवादी पार्टी राम मंदिर के साथ साथ इथेनॉल के मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी। आस्था और आर्थिक दोनों मुद्दे उठाए जाएंगे। चढ़ावा चोरी को लेकर केवल संसद में ही बवाल नहीं मचा हुआ है, यूपी विधानसभा में भी इस मुद्दे को लेकर जमकर सियासत हो रही है। यूपी विधानसभा परिसर में भी समाजवादी पार्टी ने चढ़ावा चोरी पर प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के सांसद आज विधानसभा परिसर में दान पात्र लेकर बैठ गए, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने कल भी विधानसभा के अंदर हंगामा किया था, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित करने की नौबत आ गई। पार्लियामेंट के बाद आज लखनऊ में यूपी विधानसभा के बाहर दान पेटियां आ गई हैं, दान पात्र आ गए हैं और समाजवादी पार्टी के विधायक विधानसभा के मेन गेट के बाहर धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। विधायक आकर इसमें चंदा भी चढ़ा रहे हैं, हाथों में प्ले कार्ड्स हैं और सब में दान का पैसा कहाँ गया बीजेपी के खाते में, प्रभु श्री राम का पैसा कहाँ गया बीजेपी के खाते में, जो चुराए राम की पाई उसको कहते हैं भाजपा। इस तरह के नारे प्ले कार्ड्स में लिख के लाए हैं। क्या कह रहे हैं? मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भगवान राम का अपमान किया, भगवान कृष्ण का अपमान किया, उनका पैसा, उनका ही पैसा चुरा ले गए। ये चोर हैं, ये वोट चोर, ये चंदा चोर, ये नौजवानों की नौकरी चोर और ये बेटियों का अपमान करने में नंबर 1, माताओं का अपमान करने में नंबर 1, ये परम पूज्य बाबा साहब के संविधान को डिस्टर्ब करने में नंबर 1। इन्होंने पूरा गरीबों का अपमान किया, पीडीए का अपमान किया। पात्र ले आए पार्लियामेंट की तरह। हाँ, निश्चित रूप से भगवान राम का जो धन है उसको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लूटने का काम किया है। आज हम लोग दान पत्र लेकर आए हैं और सभी लोग उस दान पत्र में अपना चढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। हम लोग भगवान राम को, भगवान हनुमान को, सबको मानने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के नाम पर सत्ता में आई है, लेकिन अभी तक भगवान राम का अपमान करने का काम किया, उनके धन को चोरी करने का काम किया है। ये निश्चित रूप से हाउस के अंदर में हम लोग 311 के तहत मांग करने का काम किया था, लेकिन उस मांग के साथ
हमारे प्रश्नों पर कोई विचार नहीं हुआ, कोई जवाब नहीं हुआ और उसके बाद हमारे विधायक साथी विधायक को निष्कासित करने का काम किया है। संसद से लेकर यूपी विधानसभा तक चढ़ावा चोरी पर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी न संसद चलने दे रही है और न ही यूपी विधानसभा, जहां कल अनुपूरक बजट पेश हुआ लेकिन चर्चा नहीं हो पाई। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष की टिप्पणी पर सियासी संग्राम तेज हो गया है। यूपी विधानसभा अध्यक्ष के बयान पर ओवैसी भड़क गए हैं। स्पीकर सतीश महाना के बयान पर ओवैसी ने पलटवार किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि क्या चंदा चोरी का मुद्दा उठाने के लिए रसीद दिखानी होगी? विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा शख्स ऐसा कैसे बोल सकता है? यही उसूल वक्फ बोर्ड पर क्यों लागू नहीं होता? दरअसल कल हंगामे के दौरान सतीश महाना ने पूछा था कि राम मंदिर में जिसने चंदा दिया है वो रसीद दिखाए, फिर विरोध करे। सुनिए क्या कहा था सतीश महाना ने। मेरा निवेदन सुन लीजिए। देखिए कितना मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे कितना संतोष हो रहा है। शुहैब अंसारी साहब राम मंदिर की बात कर रहे, मुझे अच्छा लग रहा है कि उमर अली भाई भी राम मंदिर की बात कर रहे। मुझे और अच्छा लग रहा है कि शाहिद मंजूर साहब भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं। इन्होंने शुरुआत से लेकर आखिर तक सिर्फ राम मंदिर का विरोध किया है। अब में से किसी ने चंदा दिया हो तो रशीद लेकर आ जाए भाई यहाँ पे बीच में। आप लोगों में से किसी ने कोई चंदा दिया तो रसीद लेकर आ जाओ भैया, जरा देखे तो सही आपका कौन सा पैसा चोरी हुआ है। जरा रसीद लेकर आ जाओ, जितने खड़े हो यहाँ पे एक आध आदमी रसीद लेकर आ जाए। समाजवादी पार्टी लगातार चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रही है। संसद का विधानसभा सत्र चल रहा है। इस वक्त उत्तर प्रदेश का विधानसभा सत्र चल रहा है तो उधर पार्लियामेंट का भी संसद सत्र चल रहा है, लेकिन काम दोनों सदनों में नहीं हो पा रहा है। यूपी विधानसभा का सत्र कल शुरू हुआ, जहां समाजवादी पार्टी के विधायकों ने हंगामा किया। अनुपूरक बजट हंगामे के बीच पेश तो हुआ, लेकिन योगी आदित्यनाथ अपना पूरा भाषण पढ़ नहीं पाए। बीच में ही समाजवादी पार्टी के विधायक हंगामा करने लगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। कनेक्शन और क्वेश्चन यूपी विधानसभा चुनाव से है, जो अगले साल होने वाला है। समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि राम मंदिर बीजेपी के कोर एजेंडे में शामिल है और वहां चढ़ावा चोरी समाजवादी पार्टी के लिए सुनहरे सियासी अवसर से कम नहीं। हमारी सहयोगी रुचि कुमार इस खबर पर लाइव जुड़ गई हैं। रुचि, विधानसभा का सत्र तो शुरू हो चुका है, लेकिन तेवर बता रहे हैं विपक्ष के कि यह मामला इतनी आसानी से अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। बिल्कुल, विपक्ष का ये कहना है, खासतौर से क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो मुख्य विपक्ष तो समाजवादी पार्टी है और वो परसों जब से विधानसभा शुरू हुई है तभी से ये मुद्दा उठा रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को ऐसा लग रहा है कि जो राम मंदिर में जिस तरह से चढ़ावे में चोरी हुई उसका मुद्दा अगर उठाएंगे तो इसका नुकसान बीजेपी को चुनाव में होगा और समाजवादी पार्टी को फायदा होगा। तो हम लगातार देख रहे हैं, दान पात्र लेकर आ रहे हैं, बैनर्स लिए हुए हैं, फोटो लिए हुए हैं और सदन के वेल में भी कल दिन भर बैठे रहे सपा के विधायक और यही मुद्दा ज़्यादा उठा रहे हैं। हालांकि कुछ शिक्षा का भी मुद्दा है, खाद का भी मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, लेकिन मेन मुद्दा यहाँ पे राम मंदिर है। लेकिन अगर उधर आप सरकार की बात करेंगी मीनाक्षी, तो सरकार ये कह रही है कि हम बातचीत को तैयार हैं, वो सदन में अपनी बात रखें, हम एक एक जवाब देंगे। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खड़े भी हुए थे, लेकिन हंगामे के बीच वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाए। सरकार का कहना है कि समाजवादी पार्टी के एक एक सवाल का जवाब हमारे पास है और समाजवादी पार्टी ये जानती है कि अगर जवाब आएगा तो वो मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे उनकी जितनी गलतियाँ थी वो सब सामने आ जाएंगी। तो इस तरह से विधानसभा एक तरह से आप कह सकती हैं अखाड़ा बना है। हालांकि अभी जब 11 बजे हाउस शुरू हुआ है तो सतीश महाना जो स्पीकर हैं उन्होंने शुरू में कहा कि आप पहले मेरी बात सुन लीजिए और उन्होंने कहा कि मैं तो हमेशा कहता हूं कि विपक्ष को बोलने का मौका देना चाहिए, विपक्ष का काम है विरोध करना, आप वेल में भी आइए लेकिन मर्यादा का पालन कीजिए। उन्होंने बहुत सारे किस्से सुनाए क्योंकि वो पुराने 9 बार विधायक रह चुके हैं। ठीक है रुचि, लेकिन इसका कोई समाधान निकलेगा ऐसा दिखता तो है नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को छोड़ेगी नहीं और जैसा संसद के अंदर कर रही है वैसा ही विधानसभा के अंदर भी करती रहेगी। शुक्रिया आपका रुचि तमाम जानकारी के लिए। अब यूपी विधानसभा का सत्र महज 4 दिनों का है, ये 6 अगस्त तक चलेगा, लेकिन हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही कल पहले दिन बाधित रही। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जमकर बवाल किया। जैसा संसद में सांसद
सांसद कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के, ठीक वैसा ही नजारा यूपी विधानसभा के अंदर और बाहर दिखा। चढ़ावा चोरी का मुद्दा सियासी टकराव का सबब बन चुका है, जिसकी वजह से कल योगी अपना भाषण पूरा नहीं कर सके थे। आपको बता दें कि 59,019 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट पेश हुआ, जिसमें राजस्व लेखे का व्यय 17,399 करोड़ 50 लाख रुपए का है, जबकि पूंजी लेखे का व्यय 41,620 करोड़ 4 लाख का है। सपा के हंगामे के बाद सीएम योगी ने क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं। माननीय अध्यक्ष विधानसभा ने बार बार कहा कि हम चर्चा को स्वीकार करते हैं, अपनी बात को आप नियमों के अंतर्गत सदन के फ्लोर में रखिए, सदन में रखिए, लेकिन सदन की कार्रवाई को विरोध करना, प्ले कार्ड लहराना, अध्यक्ष पीठ की अवमानना करते हुए जो अपमानजनक व्यवहार सदन के अंदर समाजवादी पार्टी का था, वह अत्यंत निंदनीय है और शर्मनाक भी। संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना इस समाजवादी पार्टी का शौक और सगल है। इन्होंने हमेशा से इनका लोकतांत्रिक मूल्यों पर कभी विश्वास नहीं रहा है। हम सब जानते हैं कि हल्ला बोल जिस पार्टी का मुख्य उद्देश्य रहा हो, वो लोकतांत्रिक कैसे कही जा सकती है। हल्ला बोल पर ये विश्वास करते हैं। आइए बात करते हैं झारखंड के जंतर मंतर की। रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों का प्रदर्शन आज 12वें दिन भी लगातार जारी है। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में धांधली को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आमरण अनशन पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो का चौथा दिन है। छात्र आज विशाल कैंडल मार्च की तैयारी में है। छात्र जेपीएससी परीक्षा को रद्द करने और धांधली की सीबीआई और ईडी जांच कराने तक की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार पूरे मामले की सीडीआई जांच करा रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी। आज झारखंड सरकार के कुछ मंत्री और अधिकारी कमेटी की एक छात्रों से मुलाकात होने की तैयारी है, लेकिन अनिश्चितकालीन अनशन कर रहे देवेंद्र नाथ महतो के साथियों का कहना है कि वो किसी मंत्री या कमेटी से बात नहीं करेंगे, बल्कि सीधे सीएम हेमंत सोरेन से बात होगी। बड़ी खबर आपको बता दें, एक तरफ देवेंद्र नाथ महतो के अनशन का चौथा दिन है। इस प्रदर्शन को चलते हुए 12 दिन हो चुके हैं। इस दौरान छात्रों ने मार्च भी निकाला, अंधेरे में भी मार्च निकाला गया, मशाल लेकर मार्च निकाला गया, टॉर्च की लाइट में मार्च हुआ तो वहीं कैंडल मार्च निकाला गया। अब 10 तारीख को विधानसभा के घेराव का ऐलान भी कर दिया गया है। क्या हेमंत सोरेन आकर छात्रों से मिलेंगे? हेमंत सोरेन आके बात करो या इस्तीफा दो, मेरा एक लाइन है। उसके बाद हम मांग पत्र बहुत सारा है, झारखंड के युवाओं को संतुष्ट करना है, हम बात करेंगे। 3 दिन से आप भूख हड़ताल पर हैं। हम ये देख रहे हैं महतो जी की जब दिल्ली के अंदर आंदोलन चल रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था स्टूडेंट्स का, वहाँ पर तमाम पार्टी के नेता भी पहुँच रहे थे। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बिल्कुल शुद्ध छात्र बैठे हुए हैं जो अपनी मांगे कर रहे हैं। क्या लग रहा है यहाँ पर नेता क्यों नहीं आ रहे बातें सुनने के लिए? आना चाहिए, सबका समर्थन से बल मिलता है। हम अपील करेंगे आपके चैनल के माध्यम से सभी राजनीतिक, गैर राजनीतिक, सामाजिक लोग आए, जुड़ें, यह छात्र आंदोलन को जन आंदोलन में तब्दील करें। अगर ये सरकार नहीं सुनती है तो, और नहीं तो हमारी मांग को पूरी करें। झारखंड पेपर लीक के मामले में लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। ताजा खुलासा मास्टरमाइंड बताए जा रहे अभय तिवारी को लेकर है। अभय तिवारी ने पिछले 13 साल में 12 परीक्षाएं पास की हैं। वो फिलहाल सीआईडी की गिरफ्त में और उसके सहयोगियों पर सीआईडी लगातार शिकंजा कस रही है। अभय तिवारी अलग अलग नाम से एक ही वक्त में 2 नौकरी कर रहा था। वो गोड्डा में ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर था, यहाँ वो अभय तिवारी के नाम से नौकरी कर रहा था। उसकी दूसरी नौकरी टीडीपीएल कंपनी में थी। टीडीपीएल कंपनी में वो मनोज तिवारी के नाम से काम कर रहा था। उसे मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट दी गई थी। टीडीपीएल कंपनी में नौकरी के दौरान अभय तिवारी ने जो कारनामे किए, उन्हें सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। 2013 के बाद 13 साल में झारखंड में सरकारी नौकरी के जितने एग्जाम हुए, सारे एग्जाम में अभय तिवारी पास हो गया।
अभय तिवारी 13 साल में 12 सरकारी एग्जाम पास कर चुका है। ज्यादातर भर्ती परीक्षाओं में उसने टॉप किया है। उसे पहली या दूसरी रैंक मिलती है। अभय तिवारी ने ऐसा फॉर्मूला सेट किया कि उसके भाई और भाभी को भी सरकारी नौकरी मिल गई। उसने अपनी साली को भी गवर्नमेंट जॉब दिला दी। कोई बैकडोर से नहीं आया, सबने एग्जाम दिए, एग्जाम में पास हुए और नियुक्ति का प्रमाण पत्र हासिल किया। अब धरने पर बैठे छात्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो जांच कराएं, एक्शन लें, ताकि झारखंड के छात्रों का भविष्य इन जालसाजों के जाल में फंसकर ना रह जाए। इस बीच छात्र आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहली बार बोले। हेमंत सोरेन ने कहा कि छात्रों को इंसाफ मिलेगा। जांच रिपोर्ट आने तक छात्रों को धैर्य रखने की नसीहत दी। इंतजार है, उसके खोज का हमें इंतजार है और बहुत जल्द छात्रों के बीच में और राज्य के लोगों को इस विषय पर अवगत हम कराएंगे। बड़ी खबर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर जबरदस्त सियासी संग्राम है। विपक्ष का हर सांसद अनूठे अंदाज में प्रदर्शन कर अपना नाम चमकाने की कोशिश कर रहा है और कुछ ऐसा ही करने की कोशिश पप्पू यादव ने भी की थी और उनकी मुसीबत बढ़ गई। नाट्य रूपांतरण पर पप्पू यादव की मुसीबत ऐसे बड़ी है कि प्रयागराज एसीजेएम कोर्ट ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। 11 अगस्त को एसीजेएम योगेश जैन की अदालत ने पप्पू यादव को पेश होने का आदेश आया है। 31 जुलाई को पप्पू यादव ने संसद परिसर में भगवा वस्त्र पहनकर चंदा चोरी के खिलाफ प्रदर्शन किया था और इस मामले में उन पर वाराणसी में भी केस दर्ज हो चुका है। 31 जुलाई को पप्पू यादव ने यह अनूठा प्रदर्शन किया था, जिसके बाद उनकी मुसीबतें बढ़ती जा रही है। देश भर के साधु संतों ने उसे सनातन का अपमान बताया। 2 अगस्त को पप्पू यादव दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तब उनके ऊपर हमला भी हुआ। 2 युवकों ने यानी सुमित और हैप्पी शर्मा ने पप्पू यादव पर हमला किया था और अब प्रयागराज में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। ऊपर से साधु संतों का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। 100 अलग चंदा चोरी को लेकर सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। संसद में लगातार इस मुद्दे पर टकराव जारी है। पप्पू यादव विपक्ष की आवाज बुलंद करने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। 31 जुलाई को उन्होंने भगवा वस्त्र धारण कर बाकायदा पंडित का वेश लिया और संसद परिसर में दान पात्र लेकर बैठ गए थे। 1 अगस्त को उनके खिलाफ सनातन के अपमान का केस वाराणसी में दर्ज हुआ। 2 अगस्त को दिल्ली में पप्पू यादव के घर में बवाल हुआ, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 2 युवकों ने उन पर हमला कर दिया। 4 अगस्त को प्रयागराज के एसीजेएम ने पप्पू यादव पर केस दर्ज करने का आदेश दिया। तो चंदा चोरी का नाट्य रूपांतरण पप्पू यादव को भारी पड़ रहा है। एक के बाद एक कानूनी शिकंजा उन पर कसता जा रहा है। तो पप्पू यादव की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। एक तो वैसे ही उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे हैं, बहुत सारे हलफनामे उनके ऊपर पहले से दायर हैं और अब ये चढ़ावा चोरी का नाट्य रूपांतरण करना उनके लिए बड़ा महंगा साबित हो रहा है। बड़ी खबर रांची से, छात्रों के प्रदर्शन से जुड़ी हुई बड़ी खबर। सोनम वांगचुक ने प्रदर्शनकारियों से बात की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, रांची में जो छात्र प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और खासतौर पर देवेंद्र नाथ महतो, जिन्होंने कहा कि मैंने सोनम वांगचुक से प्रेरणा ली और मैंने इसलिए अनशन शुरू किया। आज 4था दिन है उनके अनशन का। सोनम वांगचुक ने उनसे बात की है फोन पर, वीडियो कॉल पर उनकी बातचीत हुई। अरे भैया ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, पिक्चर भैया ऐसा पकड़िए, आप पकड़िए, हाँ ठीक है। अभय पाराशर हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभय, ये प्रदर्शन छात्रों का है और अब सोनम वांगचुक का बातचीत करना, क्या बात हुई है देवेंद्र नाथ महतो और सोनम वांगचुक के बीच में? देखिए, यहाँ पर देवेंद्र नाथ महतो जो है, जो कि एक छात्र नेता रहे हैं, उनसे उनका कंपैरिजन जो है सोनम वांगचुक से यहाँ पर लगातार किया जा रहा था। यहाँ पर बैनर पोस्टर भी लगे हुए थे कि झारखंड का सोनम वांगचुक के तौर पर देवेंद्र कुमार महतो को यहाँ पर दिखाया जा रहा था। हालांकि स्टूडेंट्स जितने हैं वो स्टूडेंट्स अलग एक टेंट के नीचे बैठकर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं सीबीआई जांच की मांग के लिए। आज सुबह देवेंद्र नाथ महतो जो है, उनका आज 4था दिन है जिसमें वो अनशन पर है, भूख हड़ताल उन्होंने की हुई है। तो सोनम वांगचुक से उनकी वीडियो कॉल पर सुबह बात हुई और बात होने पर सोनम वांगचुक के आग्रह पर, हालांकि इन्होंने अनशन अपना नहीं तोड़ा है, भूख हड़ताल इनकी जारी है, लेकिन सोनम वांगचुक के कहने पर इन्होंने
पानी पिया, थोड़ा पानी पिया। इनको डॉक्टर भी लगातार सजेस्ट कर रहे थे कि इनकी बोलने की अभी कंडीशन नहीं है, और इसी वजह से इन्होंने सोनम वांगचुक के कहने पर इन्होंने पानी पिया है। सोनम वांगचुक ने इनको सिर्फ ये कहा है कि स्टूडेंट्स के साथ ये खड़े रहें और स्टूडेंट्स की मांग जो है वो जायज है, इतनी बात हुई है। और उसके बाद उनके आग्रह पर इन्होंने फिलहाल पानी पिया है और अभी डॉक्टरों की देखरेख में रांची में इसी ग्राउंड के अंदर अभी फिलहाल वो मौजूद है। यानी आप ये कह रहे हैं कि पिछले 3 दिन से, क्योंकि आज तो अनशन का चौथा दिन है, वो लगातार भूखे और प्यासे थे, पानी भी नहीं ले रहे थे। वांगचुक ने उनसे आग्रह किया कि उन्हें पानी लेना चाहिए। जी बिल्कुल मीनाक्षी, आज चौथा दिन है। हमने इनसे बात भी की थी, कल हमने कैमरे पे इनसे बात की थी, तो इनका ये कहना था कि छात्रों के साथ मेरी मांग यही है सरकार से, हेमंत सोरेन सरकार से, कि इस पूरे जो धांधली हुई है दोनों एग्जामिनेशन में, इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। और तब तक ये लोग इस जांच को नहीं सौंपेंगे, हम किसी प्रतिनिधित्व से भी नहीं मिलेंगे, बल्कि हेमंत सोरेन जो है वो छात्रों से और हमसे बात करें, ये बात इन्होंने कही थी। और आज चौथा दिन है, बिना खाए बिना पिए इनका अनशन चल रहा है। और आज सुबह सोनम वांगचुक से इनकी बातचीत हुई, जिस बातचीत के बाद इन्होंने उनके आग्रह पर फिलहाल पानी पिया है। डॉक्टर्स की टीम भी हालांकि लगातार इनके पैरामीटर्स जो बॉडी के हैं उनका उस बारे में जांच करती रहती है। इनका यही कहना है कि सरकार जल्द बात करे और बात करके छात्रों की मांग जो है, इस पूरे केस को सीआईडी से हैंडओवर करके सीबीआई को सौंप दिया जाए। तो आज इन्होंने पानी पिया है और फिलहाल वहीं पर मौजूद हैं। दूसरी तरफ छात्र जो है वो भी अभी तक प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कुछ छात्र जो है वो भूख हड़ताल को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि 4-5 छात्र अब भूख हड़ताल शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल अभय, एक बार फिर से बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। रांची में छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है और इस बीच सोनम वांगचुक ने देवेंद्र नाथ महतो से फोन पर बातचीत की है, वीडियो कॉल पर बातचीत की है, और उनके आग्रह पर देवेंद्र नाथ महतो, जो कि 4 दिन से लगातार भूख हड़ताल पर हैं, आज उनका चौथा दिन है, भूखे प्यासे हड़ताल पर बैठे हुए थे, उन्होंने पानी जरूर पिया है। सोनम वांगचुक के आग्रह पर उन्होंने पानी जरूर पिया है, चूंकि सोनम वांगचुक ने उनको समझाया कि अपना ध्यान रखना जरूरी है, छात्रों का मुद्दा उठाना है तो अपना ध्यान रखना जरूरी होगा। ऐसे में देवेंद्र नाथ महतो ने पानी जरूर पी लिया है, लेकिन उनका ये जो अनशन है अभी भी जारी है। वो वहीं ग्राउंड में मौजूद है, डॉक्टर्स की टीम मौजूद है, डॉक्टर्स अभी भी निगरानी कर रहे हैं देवेंद्र नाथ महतो की। शुक्रिया आपका अभय तमाम जानकारी के लिए। इसके साथ एक इन्फॉर्मेशन और अब दर्शकों के पास चली जानी चाहिए कि अब तक तो केवल देवेंद्र नाथ महतो अनशन कर रहे थे, लेकिन अब 4 और छात्रों में, जिसमें से 2 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं, उन्होंने भी अनशन शुरू कर दिया है। हेमंत सोरेन सरकार अब कब जागेगी, ये बड़ा सवाल है। और अब बात मानसूनी बारिश की। देश के कई राज्यों में तेज बारिश का कहर जारी है। कश्मीर से लेकर मूसलाधार बारिश लगातार जारी है, कश्मीर से लेकर केरल तक। जम्मू कश्मीर में बादल फटने से कई गांवों में बाढ़ आ गई है और घरों में मलबा भर गया है। वहीं केरल के 8 जिलों में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। झारखंड में भी बिजली गिरने से 14 लोगों की जान चली गई है। आईएमडी ने उत्तर भारत के 7 राज्य तो पूर्वी भारत के 4 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। लोगों को सतर्क और सावधान रहने के लिए कहा गया है। पहाड़ी राज्यों में जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है, जिससे लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमाम जगहों पर ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही है, जहां सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी है। पहाड़ हो या मैदान, बेकाबू बादलों की मार। सड़कों पर सैलाब, कहीं लैंडस्लाइड, कहीं बाढ़। पानी में बहता असम, ओडिशा में भी जल तांडव। हिमाचल टू उत्तराखंड, लैंडस्लाइड से हड़कंप। उफान पर नदियां, बाढ़ का पानी घरों में घुसा। बाढ़ और बारिश का कहर कहां पर है, बात सबसे पहले उत्तराखंड की करते हैं, जहां सुबह से तेज बारिश हो रही है। हरिद्वार में मूसलाधार बारिश की वजह से जगह जगह वाटर लॉगिंग है।
सड़कों पर पानी इस कदर बह गया है कि लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। शहर के बाजार में घुटनों तक पानी भरा हुआ है। तेज बारिश की वजह से दुकानें बंद है और चारों तरफ पानी जमा होने की वजह से ज्यादातर लोग अपने घर में ही कैद हैं। तेज बारिश की वजह से गंगा नदी का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। हरिद्वार में एसडीआरएफ ने गंगा नदी में डूब रहे 3 कांवड़ियों का रेस्क्यू किया। बोट की मदद से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हरिद्वार के साथ ही देहरादून की भी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। देहरादून में सुबह से बादल बरस रहे हैं। मानसूनी प्रहार की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। भारी बारिश के बाद अमसा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास जलस्तर बढ़ने की वजह से आसपास के इलाके के घरों में पानी भरने का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने लोगों को नदी के किनारे जाने से बचने की सलाह दी है। और बात जम्मू कश्मीर की भी कर लेते हैं, जहां बारिश का कहर जारी है। भारी बारिश के बाद कई जगह बादल फटने की खबर आई है। बादल फटने से कई गांव में बाढ़ आ गई है। फ्लैश फ्लड की वजह से कई घरों में मलबा भर गया है। कई जगह सड़कों को बंद करना पड़ा है। सड़कों के बंद होने की वजह से कई इलाकों की कनेक्टिविटी मुख्यालय से टूट गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके की है और कनेक्टिविटी कैसे टूटी है। ये सड़क का एक बीच का हिस्सा आप देख रहे हैं, ये पूरी तरह से टूट चुका है, बह चुका है। अब ऐसे में इस पार से उस पार जाना बड़ा मुश्किल हो गया है। सड़कों के बंद होने के कारण इलाकों में आवाजाही बाधित हो गई है। नदी की धार आप देख रहे हैं, ये भी बड़ी तेजी से बहती हुई आगे बढ़ती हुई आपको दिखाई दे रही है। फ्लैश फ्लड की वजह से राजौरी में नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। इधर केरल में भी बाढ़ और बारिश ने भारी तबाही मचाई है। मूसलाधार बारिश की वजह से राज्य के हालात कैसे हैं वो आपके सामने हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद 8 जिलों में बाढ़ लोगों पर कहर बनकर टूटी है। भारी बारिश से अब तक 25 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बाढ़ और भूस्खलन से मची तबाही के बीच राहत और बचाव का काम भी लोग कर रहे हैं। अलापुझा में बाढ़ का पानी लोगों के घरों में आया। ऐसे में इलाके के लोगों का रेस्क्यू किया गया। अब तक 90% से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। तो केरल के कन्नूर जिले में भी बाढ़ से हाल बेहाल हो गए हैं। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़क पर नाव चल रही है। पानी भरने की वजह से लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। वहीं लैंडस्लाइड में कई घरों को नुकसान पहुंचा है। गाड़ियां मलबे में फंस गई हैं। कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू टीम लापता लोगों की तलाश करने में जुटी हुई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर तैनात हैं और कहीं भी किसी के भी फंसे होने की जानकारी मिल रही है तो तुरंत नाव के जरिए लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। केरल का ही पतनमथिट्टा जिला भी बाढ़ की वजह से प्रभावित है। मुख्यमंत्री सतीशन ने पतनमथिट्टा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सरकार आपदा से निपटने के लिए कैसे प्रभावी प्रणाली लाने पर विचार कर रही है, इसकी जानकारी दी। भारी बारिश की वजह से सबसे ज्यादा लोग तो पतनमथिट्टा, कोट्टायम और अलापुझा जिलों के राहत शिविरों में भेजे गए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में सामान्य से लगभग 3 गुना ज्यादा बारिश हुई है। 1 से 4 अगस्त के बीच केरल में 205.8 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि सामान्य बारिश तो 73.2 मिलीमीटर होती है। मतलब ये कि सामान्य से 181% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। और बात अब असम की करेंगे, जहां बाढ़ से हालात बहुत खराब हैं। असम में पिछले 60 साल में सबसे भीषण सैलाबी अटैक हुआ है। बाढ़ बारिश ने राज्य के 7 जिलों में जमकर तबाही मचाई है। बाढ़ बारिश से अब तक 89 लोगों की जान चली गई है। 1,20,000 से ज्यादा आबादी प्रभावित है। वहीं 75,000 मकानों को बाढ़ से नुकसान पहुंचा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से गांव के गांव डूब गए हैं। चारों तरफ पानी भरे होने की वजह से लोग रेलवे ट्रैक पर रहने को मजबूर हो गए हैं। घरों में पानी भरने की वजह से लोग टेंट में रह रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में अब राहत मदद के लिए लोग सामने आ रहे हैं। इधर खबर राजस्थान से भी आपको दे दें, मानसूनी बारिश लोगों पर आफत बनकर टूटी है। सीकर में सड़क पर घुटने भर से ज्यादा पानी है। आईएमटी ने 6 और 7 अगस्त के लिए पूर्वी और उत्तर पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
और अब बात उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की भी कर लेते हैं, जहां मूसलाधार बारिश ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। सुबह से हो रही तेज बारिश लोगों पर मुसीबत बनकर बरस रही है। लगातार पानी बरसने की वजह से जगह जगह जल जमाव की स्थिति भी है। दिन में अंधेरा छा गया है और ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। खबर आपको मध्य प्रदेश से भी दे दे, जहां बाढ़ और बारिश की वजह से हालात बड़े खराब हैं। चारों तरफ पानी भरे होने की वजह से जान को जोखिम में डालकर छात्र स्कूल जाने पर मजबूर हैं। अलग अलग जिलों से आए हुए वीडियो ने प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। विदिशा में बच्चे स्टॉम्प डैम को पार करते हुए स्कूल जाते हुए नजर आए, और वो भी तब जब स्टॉप डैम के पिलर में 4-4 फीट का गैप है। सोचिए जरा, स्कूल जाने की इसमें बच्चों की हिम्मत को आप दाद देंगे कि अपनी जान को खतरे में डालकर इसे लांघते हुए वो स्कूल के लिए जा रहे हैं, और इसमें आप प्रशासन के निकम्मेपन की दाद दीजिए कि तस्वीरें सामने आने के बावजूद कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। सागर के कोपरा नदी पर पुलिया के क्षतिग्रस्त होने से छात्राएं जान जोखिम में डालकर नदी पार कर स्कूल जाती दिखी। एक तस्वीर भी आपके सामने है। वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया और मामले में कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन देखिए, मध्य प्रदेश से ही ये दूसरी तस्वीर भी सामने आई है, जहां पुलिया के क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद बच्चों के पास कोई रास्ता नहीं बचा स्कूल जाने के लिए, तो वो इसी पानी से निकलकर इसी पानी को पार करके अपने स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं। ड्रेस देखिए बच्चियों की कैसे पानी में भीग रही है और कदम भी डगमगा रहे हैं। किसी भी हादसे को न्योता देने के लिए तस्वीरें काफी हैं। हालांकि जैसे ही तस्वीरें सार्वजनिक हुई वैसे ही प्रशासन की कुंभकर्णी नींद टूटी है और अब इस पे वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात प्रशासन की तरफ से कही जा रही है। उत्तर प्रदेश से लेकर हैदराबाद में मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ा एक्शन हो रहा है। हैदराबाद में 25 टन नकली मसाला बरामद हुआ है। इधर कानपुर में भी हल्दी की फैक्ट्री पकड़ी गई, जहां मिलावटी हल्दी बनाई जा रही थी। तो वहीं लुधियाना में 3000 किलो नकली घी बरामद हुआ है। मिलावटखोरों पर एक्शन लगातार जारी है। फूड विभाग की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। शहर शहर धड़ल्ले से मिलावट का खेल उजागर हो रहा है। तस्वीरें आप देखें, सेहत के साथ साथ मिलावटखोर कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। हैदराबाद हो, कानपुर हो, पंजाब हो, खाने पीने की चीजों में मिलावट की जा रही है। फूड विभाग की टीम ने सबसे बड़ी कार्रवाई तो हैदराबाद में की है। सोचिए जरा, ये देश का हाल है, जहां पर खाने के लिए जाएं तो वहां पर मिलावट है, नौकरी पाने के लिए, परीक्षा देने के लिए जाएं तो पेपर लीक है और सीट की चोरी हो रही है। ना नौकरी है, ना खाना है, ना दवा है। ये मिलावटखोरों का आलम है। भ्रष्टाचार चरम पर है। हैदराबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। फूड विभाग की टीम ने एक फैक्ट्री से 25 टन मिलावटी मसाले के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए मिलावटखोर लौंग, जीरा, अजवाइन, सरसों में मिलावट कर धड़ल्ले से बेच रहे थे। मसालों को ये कहां सप्लाई करते थे, पुलिस इनसे फिलहाल पूछताछ कर रही है। मसालों को चमकदार, वजनी और महंगा दिखाने के लिए सिंथेटिक रंगों, इंडस्ट्रियल डाई और खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल करते थे। पुलिस ने सिंथेटिक हानिकारक केमिकल और रंगों के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की पहचान की है। इनमें सिंथेटिक ऑरेंज, रेड और ग्रीन फूड कलर के साथ साथ खतरनाक जहरीले पदार्थ जैसे कपड़े रंगने वाली डाई, इंडस्ट्रियल ग्रेड परमानेंट कलर, शाइनिंग पाउडर शामिल थे। मुनाफे के लिए मिलावटखोर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे थे। पुलिस ने 25 टन मिलावटी मसालों को जब्त किया है। लौंग, जीरा, अजवाइन, सरसों जैसे कई मसाले हैं। इन्हें जहरीले केमिकल से तैयार करके बाजारों में सप्लाई की जाती थी। पुलिस ने अभी तक 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। जो भी आप सामान बाहर से खरीद रहे हैं उसमें आप देखिए कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्फीरियर क्वालिटी को रन रोगन लगाकर सुपीरियर क्वालिटी बताकर कम दाम में बेच रहे हैं। आप इन्फीरियर क्वालिटी लीजिए, अगर आप इन्फीरियर क्वालिटी भी ले रहे हैं तो इन्फीरियर क्वालिटी ही लीजिए, लेकिन रंग रोगन का सामान मत लीजिए। रंग रोगन का सामान लेंगे तो आपकी सेहत को असर पड़ेगा। मिलावट से ही जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको दे दें, कानपुर से आ रही है। कानपुर मिलावटी हल्दी बनाने का गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। फैक्ट्री में चावल के टुकड़ों को पीसकर उसमें हल्दी जैसा रंग मिलाया जा रहा था और हल्दी पाउडर के रूप में तैयार किया जा रहा था। मौके से करीब 5,86,000 रुपए का स्टॉक जब्त किया गया है।
हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ पर साबुत हल्दी तो मौजूद ही नहीं थी। फूड विभाग की फैक्ट्री में चावल के टुकड़े, मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी में मिलाया जाने वाला लिक्विड रंग और मिर्च को चमकीला दिखाने के लिए इस्तेमाल होने वाला रंग भी मिला। टीम ने हल्दी, मिर्च, लिक्विड कलर और धनिया के 6 नमूने जांच के लिए भेज दिए। फूड विभाग का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद इस पर एक्शन लिया जाएगा। और अब बड़ी खबर पंजाब के लुधियाना से आ रही है, जहां मिलावटखोरों पर बड़ा एक्शन हुआ है। फूड विभाग की टीम ने गोदाम में छापेमारी करते हुए 3000 किलो संदिग्ध देसी घी बरामद किया है। तो वहीं गोदाम से 1500 किलो एक्सपायरी घी भी मिला है। टीम ने गोदाम को सील कर दिया है। लुधियाना त्योहारी सीजन से पहले मिलावटखोरों पर लुधियाना में नकेल कसी गई है। ये गोदाम एक रिहायशी इलाके में है। गोदाम के बाहर कोई नाम या बोर्ड नहीं लगा हुआ था, जिसके बाद टीम को शक हुआ और फिर छापेमारी की कार्रवाई हुई तो भारी मात्रा में संदिग्ध घी मिला, जिसे जांच के लिए भेजा गया है। वहीं स्वास्थ्य को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। सरकार ने महाराष्ट्र में एनालॉग पनीर पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। नियम तोड़ने पर जेल और भारी जुर्माने का भी प्रावधान है। सरकार ने यह फैसला सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए किया है। आदेश के मुताबिक राज्य में एनालॉग पनीर के बनाने और बेचने पर पूर्णतः प्रतिबंध है। इस फैसले से छत्तीसगढ़ के बाद महाराष्ट्र अब ऐसा कदम उठाने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। एफडीए ने साफ किया है कि अगर कहीं भी एनालॉग पनीर को असली डेयरी पनीर बताकर बेचा जाता है तो इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे शख्स को 6 महीने तक की जेल, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसे में सरकार के इस फैसले को स्वास्थ्य की सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।